हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री 2020 में बिल्डिंग मटेरियल्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो कि फर्दर एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा बहुत ही कंसेप्ट के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन द डिपॉजिट ऑफ efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of the brick, the presence of efflorescence is। तो हमारा जो कोड है IS 3495 पार्ट 3, उसमें हम अपने इफ्लोरेसेंस को 5 कैटेगरीज में रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो टेस्ट प्रोसीजर है, रिसेंटली अभी मैंने वीडियो बनाया था इफ्लोरेसेंस के जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं एज पर आईएस कोड, हमारा क्या टेस्ट प्रोसीजर है हमें फॉलो करना है उसके बारे में, वो आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमारे 5 क्लासिफिकेशंस हैं, अगर हमारा 10 to 50% हमारा एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ब्रिक्स का हमें डिपोजिशन मिलता है सॉल्ट्स का, तो वो हमारा जो कैटेगरी है वो मॉडरेट कैटेगरी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मॉडरेट एंड हैवी कैटेगरी में हमारा कोई भी पाउडरिंग और फ्लैकिंग नहीं होती है। मींस हमारी जो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल सॉल्ट्स हैवी डिकम्पोजिशन को डिस्प्ले करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और फ्लैकीनेस, वो हमें मॉडरेट और हैवी स्टेज में देखने को नहीं मिलेगी। अगर एक क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि देयर इज अ हैवी डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट्स अकम्पनीड बाई पाउडरिंग आर फ्लेकिंग ऑफ एक्सपोज सरफेस, तो हमारा आंसर जो होता वो ऑप्शन हमारा सीरियस हो जाता, सीरियस कैटेगरी का। तो यहां पर क्वेश्चन में 10 to 15% बोला है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा। और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे वीडियो पर आप जाकर समझ सकते हैं कि कैसे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कैसे हम जो कंडीशंस हमें विजुअल एग्जामिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आप देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहस स्केल इज यूज्ड फॉर स्टोन्स टू डिटरमाइन। तो हमारा जो मोहस स्केल है ये हमें हार्डनेस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है ये स्केल, और ये कोई लीनियर स्केल नहीं होती है, ठीक है। इट रैंक्स जेम्स, जेम्स मीन्स हमारे जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो रूबी, सफायर, डायमंड, दीज आर प्रीशियस स्टोन्स जिन्हें हम जेम के नाम से जानते हैं। और जो मोहस स्केल है ये रिलेटिव स्केल बेस्ड ऑन देयर स्क्रैच हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है यहां पे जो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी है दैट इज रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, जो ये स्केल यूज करती है, जिसमें जो हमारा मोहस थे उन्होंने क्या किया, 10 मिनरल्स को अलग अलग न्यूमेरिकल नंबर्स असाइन किए, जिसमें जो सबसे सॉफ्टर मटेरियल है और ये हमारा हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल का इस जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, वो है हमारा डायमंड। अगर किसी सब्सटेंस को हम स्क्रैच कर सकते हैं क्वार्ट्ज से, बट वो फेल्ड्स्पर से स्क्रैच नहीं हो सकता, तो वो हमारा उसका जो मोहस स्केल के बेसिस पे जो हार्डनेस स्केल होगी दैट विल बी गिवन बिटवीन 6 to 7। तो जो हमारा स्टील है, ये देखा गया कि स्टील को हम क्वार्ट्ज से स्क्रैच कर सकते हैं बट फेल्ड्स्पर से स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा जो फ्लोराइट है हम कॉपर कॉइन को से स्क्रैच कर सकते हैं बट कैल्साइट से हमारा कॉपर कॉइन स्क्रैच नहीं होगा। तो कॉपर कॉइन का जो हमारा मोहस स्केल के बेस पे जो हार्डनेस वैल्यू होगी वो 3 to 4 होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दिस इज अ रिलेटिव स्केल, जिसके बेसिस पर हम किसी भी मटेरियल को स्क्रैच करके उसकी रिलेटिव हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ दीज मिनरल्स हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हार्डनेस प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और जो हमारी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस टू वेदरिंग प्रॉपर्टी होती है वो हमारी ड्यूरेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो जो मोहस स्केल है वो हमारी हार्डनेस के लिए यूज की जाती है एंड इट्स अ रिलेटिव स्केल, कोई लीनियर स्केल नहीं है। यहां पर मैंने कुछ भी और भी लिखा हुआ है कि ओनली अ डायमंड कैन स्क्रैच अ डायमंड, बिकॉज जो इसकी हार्डनेस नंबर दी है मोहस स्केल में वो 10 है,
इससे ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं है जो कि डायमंड को स्क्रैच कर सकता है। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल जो अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट्स हैं वो हमारी IS 12330 कोड से गवर्नड है, जिनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हमें दी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको कोड नंबर याद रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सल्फेट अटैक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं थोड़ा सा सल्फेट अटैक के बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, ठीक है। और इसके बारे में मैंने अपने IS 456 के कोडल एक्सप्लेनेशंस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशंस के लिए आप उसे रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ कि सल्फेट अटैक में होता क्या है कि जो हमारा केमिकल हाइड्रेटेशन में जो हमारा C3A प्रोडक्ट होता है, जिसे हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये रिएक्ट करता है कैल्शियम सल्फेट के साथ। और ये कैल्शियम सल्फेट हमारा कहां से आया, जो हमारा फ्री लाइन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट प्रोसेस के समय प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस C3A इससे रिएक्ट किया, सॉरी सल्फेट्स रिएक्ट किए जो हमारे अवेलेबल हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं। और जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये रिएक्ट करके हमारा एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट को हम एक टेक्निकल वर्ड से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज इट्रेंजाइट, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इसकी वॉल्यूम होती है, इट इज 27% मोर वॉल्यूम देन दी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो होगा क्या, कंक्रीट में एक्सपेंशन होगा एंड इट विल लीड टू डिसरप्शन एंड क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट। तो इसलिए सल्फेट अटैक बहुत ही हार्मफुल है। तो जहां पर भी हमारा सल्फेट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी है, जिस भी एरिया में हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल कंक्रीट यूज कर रहे हैं, वहां पे हमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स यूज करनी है। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन मैंने दिखाई हुई है कि सर्टेन सल्फेट्स किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, हमारे मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म में हो सकते हैं, सोडियम सल्फेट फॉर्म में हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म में हो सकते हैं। तो करते क्या है, जो हमारा केमिकल हाइड्रेशन से CSS जेल बनता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, उसके साथ रिएक्ट करके हमारा एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं एंड सम सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म। तो जो लो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड है, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमारा जो CSS जेल है, जो हमारा मेन कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट है स्ट्रेंथ के लिए, वो हमारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो गया हो। तो जो हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि जब भी आप सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट आप बना रहे हो, तो उसमें आपका जो C4AF और C3A कंबाइंड फॉर्म में हमारा उसका कंपोजिशन सीमेंट में 25% से कम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। और हमारा जो IS कोड है IS 12330, इसकी गाइडलाइंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है वो एक तरीका का हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं टू एक्सेप्टेबली लो वैल्यू। और जनरली जो ये लो वैल्यू होती है वो लेस देन हमारी 5% होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। और कैसे हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सुपर सल्फेटेड सीमेंट। अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सुपर सल्फेटेड सीमेंट से अलग होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी, और हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसको हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं, करते क्या है कि हम जो हमारा ब्लेंडिंग करते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स, ये हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है IS 456 के। तो दीज मिनरल एडमिक्सचर्स आर ग्राइंडेड विद दी पोर्टलैंड सीमेंट। जब उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमने वहां पर ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और कैल्शियम सल्फेट स्मॉल अमाउंट में पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स डाले, और एनी द अदर सोर्स ऑफ लाइम, ये सारा मिक्स करके हम ब्लेंड करके हम ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है। और एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स हम जो यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, जो आप यूज कर सकते हो, दिस इज जनरली लेस देन 1%। आपको 1% से कम यूज करना है।
ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हमारी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि ये हमारा एक तरीके का अल्टरनेटिव हो सकता है पोर्टलैंड या ऑर्डिनरी सीमेंट जहां पर हम यूज कर रहे हैं। सो वी कैन हैव अ ऑप्शन कि हम सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट्स यूज कर सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट्स है कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल कंक्रीट wherever ordinary Portland cement or Portland pozzolana cement or Portland slag cements are usable under normal condition, but ये हमारा normal conditions में ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स को आपको जहां पर हमारा प्रिवेलिंग टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हमारा जो इसका बिहेवियर है ये देखा गया है, इसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की वो अच्छे नहीं देती, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। इस वजह से हमें 40 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको यूज़ करना है, ये कोड की गाइडलाइन है। और हमारा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हमें वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर हमें ये रिस्क है हमारा कि स्ट्रक्चर हमारा डिट्रोइट हो सकता है सल्फेट अटैक से। और सल्फेट अटैक हमारा कहाँ हो सकता है, जहाँ पर जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो हमारा ऐसी सॉयल या ऐसे ग्राउंड वाटर से कॉन्टैक्ट में है जहाँ पर देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फेट्स, और या फिर हमारा कंक्रीट इन सी वाटर है, बिकॉज ये हमारे सल्फेट्स के सोर्स होता है सी वाटर, जिसमें हमारा सल्फेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, एंड विच आर डायरेक्टली एक्सपोज टू सी कोस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हम कंक्रीट को मैराइन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, हम फाउंडेशन एंड बेसमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा जो सॉयल है वो हमारी सल्फेट रिच है, और दिस सीमेंट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट पाइप्स। हम कंक्रीट पाइप्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं सीमेंट को, जहाँ पर हमें जो कंक्रीट का पाइप है वो हमारा बरीड रहेगा इन मार्शी एरियाज बियरिंग सल्फेट। और जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स है जहाँ पर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है और फर्दर वो वहाँ पर हमारे सल्फेट आयंस अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर कंक्रीट को, स्ट्रक्चरल कंक्रीट को प्रिवेंट करने के लिए, डिट्रोइट होने से प्रिवेंट करने के लिए वी गो फॉर दिस सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा गया है कि कहाँ हमें रिकमेंड करना है, तो हमें वहाँ रिकमेंड करना सही रहेगा जहाँ पर हमें हमारा सल्फेट अटैक होने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन 2 में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा मार्शी रीजन है और सल्फेट बियरिंग सॉइल्स हैं, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पर हमारा सल्फेट अटैक हो सकता है। और थर्ड में है कि यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स हैं, तो जो भी आपके कंक्रीट के सीवर पाइप्स होंगे वो हमारे दे आर प्रोन टू सल्फेट अटैक। ठीक है, और जो थर्ड है हमारा, दिस इज यूज्ड इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट्स वेयर सॉइल इज नॉट इन्फेस्टेड विद सल्फेट्स। इन्फेस्टेड का मतलब है, आप सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हो कि इट्स अ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, जहां पर सॉइल में हमारे सल्फेट्स प्रेजेंट नहीं है, वहां के फाउंडेशन एंड बेसमेंट में आप रिकमेंड करना है या नहीं करना है। तो जनरली हम नहीं रिकमेंड करेंगे, बिकॉज वहां पर हमारा सल्फेट्स प्रेजेंट नहीं है। सो वी कैन गो फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में रिकमेंडेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, बिकॉज सल्फेट अटैक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर सल्फेट सॉइल में अवेलेबल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए स्टेटमेंट करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज अ डेलिक्वेसेंट। तो डेलिक्वेसेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारा कंपाउंड या सब्सटेंस आप उसको अगर बाहर रख देते हो तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर है हमारा वहां से मॉइस्चर लेकर ये एब्जॉर्व कर लेगा, एब्जॉर्व होने के बाद उसी में डिसॉल्व घुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है। इसका मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो बाहर के मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं या पानी के कांटेक्ट में आते ही वो पानी में ही खुद के एब्जॉर्व किए हुए वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी सीमेंट डेलिक्वेसेंट है, तो वो सीमेंट डेलिक्वेसेंट होगी जिसमें हमने डेलिक्वेसेंट कंपाउंड यूज किया है। तो डेलिक्वेसेंट कंपाउंड्स की मैं कुछ आपको लिस्ट बता देता हूं। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है, सॉलिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हमारा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, हमारा फेरिक क्लोराइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है,
तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये हमारे डेलिक्विसेंट कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, जिनको आप एटमॉस्फेयर में अगर रख दोगे तो पानी एब्जॉर्ब करके ये उसी मॉइस्चर में घुल जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि इनको हम ड्राई कंडीशंस में रखें। तो अगर आप देखोगे कि इन सारे सीमेंट्स में, सारे टाइप्स की सीमेंट में हमारा जो कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड एक डेलिक्विसेंट केमिकल कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये सीमेंट जो होगी ये हमारी डेलिक्विसेंट सीमेंट कहलाएगी। अब इसकी डिटेल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये हमारा, हम इसको एक्सेलरेटर की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड, अगर हमारी सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड अप टू 2% अगर हम डालते हैं, ठीक है, अब 2% क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज अगर हमारा जो कैल्शियम क्लोराइड का कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2% से ज़्यादा होगा तो ये हमारा रिटार्डर की तरह बिहेव करने लगता है और हमारी जो सीमेंट होगी उसमें हमारी फ्लैश सेटिंग हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पे परसेंटेज यूज कर रहे हैं दैट शुड बी लेस देन और मैक्सिमम 2%। तो होगा क्या, हमारा रैपिडली सेटिंग होगी बिकॉज इट्स कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, और हमारा एक्सेलरेशन होगा तो हमारी जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी वो बहुत तेजी से होगी, और हायर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कॉजेज एक्सेस श्रिंकेज। तो इसके ज़्यादा डोसेस से हमारा जो श्रिंकेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और स्ट्रेंथ गेन आफ्टर 1 day 25% मोर एंड ऑफन एंड आफ्टर 7 days अबाउट 20% मोर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और सिंस ये इसमें हमारा जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ है अर्ली स्टेजेस में बहुत तेजी से होता है, तो वी कैन यूज इट इन कोल्ड वेदर्स, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो हो सकता है -23 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, वहाँ पर हम ये कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए ये बिकॉज डेलिक्विसेंट होता है इसलिए हम इसको ड्राई कंडीशंस में हमें रखना है, और इसको विद इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर फैक्ट्री से डिलीवर होते ही यूज़ कर लेना है। अदरवाइज 1 मंथ के अंदर जनरली ये मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आकर ये खराब हो जाता है, इस तरह की सीमेंट। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की सीमेंट जो इसमें क्वेश्चंस में दी है दैट इज वाटर रिपेलेंट सीमेंट। वाटर रिपेलेंट सीमेंट के जो स्पेसिफिकेशन है हमारे IS 8043 से गवर्नड है। इस सीमेंट को हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर को रिपेल करना। मीन्स रिपेल कैसे होती है कि हम इन सीमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते समय क्या डाल देते हैं, हाइड्रोफोबिक सर्फैक्टेंट्स डाल देते हैं, जो कि एक तरीके के एसिड्स होते हैं, बोरिक एसिड, ओलिक एसिड, जो कि OPC सीमेंट के जो क्लिंकर्स हैं, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट्स या ये जो एसिड्स मैंने बताया वो आपने डाले तो हमारी वाटर रिपेलेंट सीमेंट बन जाती है। ठीक है, और जो हमारा रेंज है इनका जो एसिड्स डालने का जनरली 0.1 से 0.5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ड्राई एडमिक्सचर्स, ड्राई स्टेज में डाले जाएंगे, ये लिक्विड स्टेज में नहीं है। एसिड्स लिक्विड आपके सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही आप डालोगे तो जो सीमेंट के क्लिंकर्स हैं उसके ऊपर ये हमारी एक लेयर बना लेती है, जिससे क्या होगा, जो हमारा वाटर है उसके कांटेक्ट में ये काफ़ी लेट होगा, जिससे हमारा जो केमिकल हाइड्रेशन प्रोसेस है वो डिले होगा। इसीलिए जो वाटर रिपेलेंट सीमेंट है उनमें हमारी इनिशियल जो गेन है स्ट्रेंथ की वो स्लो हो जाती है, बट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो हमारी OPC से सेम रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी IS 8043 और रिकमेंडेशंस में दिए हुए हैं। यहां पर लिखा भी हुआ है कि दीज एसिड्स form a thin film around cement particles which prevents the entry of atmospheric moisture. The film breaks down when the concrete is mixed and the normal hydration takes place. अब जब आपने कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हो तो मिक्सिंग के दौरान ये लेयर टूट जाती है और हमारा फिर नॉर्मल हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, और इसीलिए हमारी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो हमारी सेम होती है जो नॉर्मल OPC होती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है हमारा क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमारी सेटिंग इसमें बहुत फास्ट होगी, और हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है इन सीमेंट्स का 5 मिनट्स होता है, जो कि नॉर्मल सीमेंट्स में हमारा 30 मिनट्स होता है, और हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो केवल 30 मिनट्स होता है, जो कि हमारा मैक्सिमम अदर सीमेंट्स में 600 मिनट्स यानी 10 घंटे होता है। तो इसका एडवांटेज हम कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पर हमें अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, हमें तुरंत हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो जहां पर अंडर वाटर कंक्रीट कर रहे हैं या रनिंग वाटर में कर रहे हैं या रेनी सीजन में आप अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी आप क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज कर सकते हैं। और क्विक सेटिंग सीमेंट बनाते कैसे हैं, अब बिकॉज क्विक सेटिंग करनी है तो जिप्सम
हमें डालना है जो कि कैल्शियम सल्फेट होता है, जो कि हम सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए, हमें सेटिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए डालते हैं। उसके क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर देंगे और कुछ स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, इसको डाल देते हैं ड्यूरिंग दी ग्राइंडिंग प्रोसेस। और जो इसकी फाइननेस होगी वो भी हमें पोर्टलैंड से हमारी ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फाइननेस बढ़ाने से हमारी जो रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है वो तेजी से हो जाएगा और देयर इज अ अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद जो हमारी एक और सीमेंट हमारी यूज़ की गई है इस प्रॉब्लम में, दैट इज वाइट एंड कलर्ड सीमेंट। वाइट एंड कलर्ड सीमेंट जो है हमारे इसके जो स्पेसिफिकेशंस है हमारे IS 8042 कोड में से गवर्नड है, जिसमें हम करते क्या है, जनरली प्योर वाइट चॉक लेते हैं और इसके साथ हम क्ले मिक्स कर लेते हैं। जनरली जो हमारे क्ले में जो आयरन कंपाउंड है, आयरन ऑक्साइड कंपाउंड है, उसको हमें लेस देन मैक्सिमम 1% तक आप रखना है, बिकॉज आयरन ऑक्साइड हमारा कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और हमारा ग्रेइश कलर देता है सीमेंट को। बिकॉज बट यहाँ पर हमारा सीमेंट का कलर क्या रखना है आपको, वाइट। तो वाइट रखने के लिए आपको आयरन ऑक्साइड का कंपोजिशन मिनिमम यानी जहां तक हो सके ना के बराबर रखना है और इसको ग्राइंड करके हमारी जो सीमेंट बनती है दैट इज वाइट सीमेंट। और इसको कलर्ड करने के लिए ग्राइंडिंग प्रोसेस से पहले ही हम 5 to 10% पिगमेंट्स डाल देते हैं, ताकि जो भी हमें डिजायर्ड कलर है सीमेंट का वो हमें मिल जाए बिफोर ग्राइंडिंग। उसके बाद इस कंपाउंड्स को हम क्लिंकर फॉर्म में बनकर उसको हम ग्राइंड कर देते हैं इन क्लिंकर्स को। और इसका यूज कहाँ होगा, जहां पे हमें टेरेजो फ्लोरिंग करनी है या हमें कुछ ऑर्नामेंटल वर्क्स करने हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट यूज करते हैं। और यहां पर अब बिकॉज आयरन ऑक्साइड का कंपोजिशन बहुत कम है, तो यहां पर कैटलिस्ट की तरह हम यूज करते हैं सोडियम एल्यूमिनो फ्लोराइड। ये कंपाउंड होता है जो कि यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बिकॉज आयरन का ऑक्साइड का कंपोजिशन हमने बहुत ही ना के बराबर कर दिया। तो हमें कैटलिस्ट चाहिए, इसलिए हम एक्सटर्नली हम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाइट कलर्ड सीमेंट। तो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर तो कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें कंक्रीट को हमें माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस में कंस्ट्रक्ट करना है। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.5 दिया है, वाटर हमारा 190.6 लीटर्स दिया है और वाटर की डेंसिटी आपको पता है कि इट इज टेकन एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारा जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जनरली हमारा बाई वेट लिखा जाता है। तो ये हमारा 0.5 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे 0.5 यहाँ पे सीमेंट का वेट निकालना चाहते हो तो जस्ट आपका ये हमारा यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का जो कि हम डाल रहे हैं, तो इसको आपको वेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपको 1000 से इसको मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट कर दोगे तो यू गेट 1.1916 अपॉन 1000 मीटर क्यूब हो गया। इसको आपको वेट में कन्वर्ट करना है तो आपको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यू विल गेट 191.6 kg ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो यहां पर सीमेंट क्या हो जाएगा हमारा 191.6 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 383.2 kg सीमेंट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। तो अब आपको दो चीजें यहां पे चेक करनी है। सबसे पहले IS 456 के अकॉर्डिंग हमारी एक टेबल 5 है जिसको मैं IS 456 के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसमें हमारा अगर आपकी रेनफोर्स कंक्रीट है, ये मानते हुए कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए वो हमारा 300 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा बिकॉज माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, तो अगर आप टेबल में देखोगे कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए 300, और अगर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर कंडीशंस हमारी सीमेंट कंटेंट आपको बढ़ाना है, तो आपको ये चेक करना है जो भी आपकी कैलकुलेट होकर ये वैल्यू आ रही है 380 दैट शुड बी ग्रेटर देन 300 kg पर मीटर क्यूब। तो ये चीज आपको चेक करनी है। तो यहां पर देखोगे तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। यहां पर ये आपको ये मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो भी याद करने की जरूरत है
और द ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, आपको डिफरेंट आरसीसी के लिए ग्रेड्स कंक्रीट के यूज करने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मैच्योरिटी के बारे में, ये कोई टॉपिक जो है इस क्वेश्चन में, ये मैच्योरिटी के बारे में पूछा गया, तो सो डिटेल में यहाँ पे मैच्योरिटी का कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारी मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, ठीक है, जब कंक्रीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, जब हमारा हार्डनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो हमारे दो फैक्टर्स पे प्राइमरीली डिपेंड करती है। एक तो टाइम के साथ, और दूसरा हमारा जो टेम्परेचर है, जब हम क्योरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो क्योरिंग टेम्परेचर क्या है, इन दोनों फैक्टर पे सबसे ज्यादा, जो 28 दिन में हमने क्या क्योरिंग टेम्परेचर रखा है और हमारा कितने दिन तक आप उसको रख रहे हो, ठीक है, किस टेम्परेचर में, उस पर हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ अर्ली एजेस में डिपेंड करती है। तो इसको एम्पेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैच्योरिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसमें अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैच्योरिटी इज गिवन आर रिटन एज समीशन ऑफ, सिग्मा मीन समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हम 18 डिग्री सेल्सियस पर 28 डेज तक हम क्योरिंग कर रहे हैं, बिकॉज जब हम कंक्रीट से सैंपल लेते हैं, जो भी अगर सैंपल नहीं लेते, अगर स्ट्रक्चर की भी बात करें तो हम 28 दिन तक मान लीजिए अगर क्योरिंग कर रहे हैं, तो 28 डेज में हम मानते हैं कि कंक्रीट ने लगभग अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर ली। जस्ट अजम्पशन हम लेते हैं एज पर IS 456 जो नया कोड है कि 28 दिन के हिसाब से ही हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ मानते हैं। तो 28 दिन में 18 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्योरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कंक्रीट बनती है दैट इज कॉल्ड फुली मैच्योर्ड कंक्रीट। ठीक है, तो फुली मैच्योर्ड कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी उसको मान लेते हैं S, जो कि यहां पर दिया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ फुली मैच्योर्ड कंक्रीट सैंपल इज 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फुली मैच्योर्ड कंक्रीट सैंपल की स्ट्रेंथ हमें पता दी हुई है कि, यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स दी हैं। यहाँ पर मैंने ये अज्यूम किया है कि 18 डिग्री सेल्सियस 28 डेज, जो हमारा प्रैक्टिकली यही होता है, और जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हमारा -11 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दिस इज द डेटम टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकाला जाता है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अगर आप इस कंडीशन के लिए आप मैच्योरिटी लिखोगे फुल मैच्योर्ड कंक्रीट के लिए, तो हमारी ये समीशन ऑफ, आप आवर्स में अगर लिखना चाहते हो, अगर इसकी यूनिट देखोगे आप, तो इसको आप डिग्री सेल्सियस डेज में भी लिख सकते हो या डिग्री सेल्सियस आवर्स में भी लिख सकते हो। तो आप इसको 28 इंटू आवर्स में चेंज कर लो, तो 18 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था हाइड्रेशन प्रोसेस? 11 डिग्री सेल्सियस। इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यू विल गेट 19488 डिग्री सेल्सियस आवर्स। तो इन जनरल जब हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी जो फुली मैच्योर्ड कंक्रीट है 18 डिग्री सेल्सियस पर क्योरिंग हो रही है 28 दिन तक, तो हमारी जो मैच्योरिटी है वो हमारी 19488 डिग्री सेल्सियस आवर्स है। ठीक है, तो अगर इसको ग्राफिकल टर्म्स में बात करें, इसका यूज कहां पे करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कैसे स्ट्रेंथ एस्टिमेट करते हैं इसको ग्राफिकल तरीके से समझ लेते हैं कि हमारा मैच्योरिटी एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे ग्राफ खींचे तो ये कुछ इस तरह ग्राफ आता है। ये हमारा ग्राफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से निकाला गया है। तो किसी भी फुली मैच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ अगर हमें पता है तो किसी भी स्टेज पर, अगर मान लीजिए आपको 28 डेज के हिसाब से आपको मैच्योरिटी नोन है, तो आप 7 डेज के हिसाब से, ये मान लेते हैं 7 डेज के हिसाब से मैच्योरिटी है, ये 28 डेज के हिसाब से मैच्योरिटी है, तो आप 7 डेज के हिसाब से आपको क्या स्ट्रेंथ आपको यहाँ रखनी है मिलेगी आपको, वो आप निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। तो इस ग्राफ को
हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमारी लिखी गई, हमारे प्लोमेंस एक रिसर्चर थे, उन्होंने सजेस्ट की कि जो परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ है एट मैच्योरिटी ऑफ 19800 डिग्री सेल्सियस, जिस पर हम मान रहे हैं कि ये हमारी फुली मैच्योर्ड कंक्रीट होती है इतनी मैच्योरिटी पर, दिस इज नोन एज फुली मैच्योर्ड कंक्रीट, जिस पे मानते हैं कि हमारी फुल स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट की जो हमें लेनी है वो हमें मिल गई है। और इस फुली मैच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ के टर्म्स में जो परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ होगी किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में जिसकी मैच्योरिटी हमें पता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रेंथ एस पता है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एस कितनी होगी वो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं जो ये ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ ए प्लस बी लॉग ऑफ मैच्योरिटी अपॉन 10⁻³ ये मैच्योरिटी जो है ये हमारी एट नोन स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज पे, मतलब 7 दिन या 8-10 दिन जहां जिस भी स्टेज पे आपको हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। तो ये प्लोमेंस ने हमारे कुछ कांस्टेंट्स दिए थे ए और बी की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी 28 डेज में हमारी कितनी स्ट्रेंथ ये वैल्यू है, मींस पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से प्लोमैन कांस्टेंट्स ने ये वैल्यू सजेस्ट की। और न्यूमेरिकल में जो ए बी की वैल्यू दी है वो हमारी 3254 दी है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ भी दी है अगर आप देखोगे ये 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारी इस रेंज में फॉल कर रहा है। पर ऑलरेडी ये हमारी जो टेबल है इससे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है ईएस में, तो 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारी ए बी की वैल्यूज दी हैं 32 और 54, और हमारा दिया है कि हमारा जो क्योरिंग हो रही है वो हमारी 20 डिग्री, दिन में हमारा टेम्परेचर जो रहता है क्योरिंग 20 डिग्री सेल्सियस है, और रात में जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। और डेटम टेम्परेचर मीन्स जब तक हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है कंक्रीट में -11 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे पास दो टेम्परेचर्स हैं, तो आपको यहाँ पर समीशन सेम कंसेप्ट यूज करना होगा, और आपको सिग्मा ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर 7 डेज इंटू 12, यहाँ 12 इसलिए किया गया बिकॉज यहाँ पर हमारा डेज एंड नाइट जो है वो अलग अलग हैं। तो डे हमने माना 12 घंटे का और नाइट माना 12 घंटे का, तो इसको बाइफरकेशन करना है आपको समीशन करने के लिए। तो 7 डेज इंटू 12 घंटे दिन के, ये वाला डे पार्ट की मैच्योरिटी हो गई, और ये हमारी नाइट पार्ट की मैच्योरिटी होगी। जब जब हमारा टेम्परेचर क्योरिंग का चेंज होगा तो आपको ब्रेक करना होगा इसको। तो 20 डिग्री सेल्सियस -11 डिग्री सेल्सियस से हमारा डेटम टेम्परेचर है, इसी तरह 7 इंटू 12 नाइट के लिए 10 माइनस ऑफ -11, तो ये हमारी मैच्योरिटी कितनी आई 7 डेज में जो हमारी मैच्योरिटी मिली इन कंडीशंस के साथ वो हमारी मिली 4368 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस मैच्योरिटी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगी वो हमारी a प्लस बी लॉग ऑफ 4368 अपॉन 1000। तो a और b की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारी, इसका मतलब है कि 7 दिन में जो हमारी स्ट्रेंथ है फुल मैच्योर्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ का 66.5% है। तो आपको क्या करना है 66.5% ऑफ s जो हमारी फुली मैच्योर्ड कंक्रीट है वो हमारी 7 डेज में के बाद हमारी स्ट्रेंथ होगी विथ दीज क्योरिंग कंडीशंस, ठीक है। तो इसका 66.5% ऑफ s की वैल्यू हमारी दी है 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप करोगे तो यू विल गेट 333 एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस चीज़ को, कंसेप्ट को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस मैं फर्दर बनाता रहूंगा। पार्ट 2 में बचे हुए बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा। थैंक यू।